करेंगे हम लोग पेज नंबर 73 का। ठीक है, और लिवरेज का सम्स है। और देखिए एक बात आपको बता दें, अभी तक अगर आप पुराना रिकॉर्ड चेक करोगे पिछले 4-5 साल का, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। एक ही टाइप का। कैसा? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अगर तुम लोग देख लिए होगे तो एग्जाम का 10 दिन बाकी है, उम्मीद है देख ही लिए होगे। पिछले 4-5 साल का अगर लिवरेज का क्वेश्चन देखोगे ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। फाइनेंशियल लिवरेज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, टैक्स रेट दे दिया, और आपको क्या बोला? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और हमारे मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पिछले दिन भी कहा था, उसी टाइप का दे रहा है पिछले 3-4 साल से तो कंटिन्यू। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग भी करके जाओ। जब 3-4 साल एक ही तरीके का क्वेश्चन रिपीट कर दिया तो हो सकता है कि इस साल भी वैसा ही मिल जाए, तब तो बढ़िया है, आपके प्रैक्टिस में होगा। और अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया पेपर तो और नया क्या दे सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो हम लोग थोड़ा सा सम्स को पढ़कर पहले क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड देखा हैज फॉर्मुलेटेड वेरियस फाइनेंशियल प्लान टू फाइनेंस ₹30 लाख। क्या मतलब हुआ? गैलेक्सी लिमिटेड कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर बहुत सारा प्लान बना रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है? 30 लाख का। क्लियर है? रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट वेरियस कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट, you are required to determine the indifference point. Indifference point आपको निकालना है for each financial plan, assuming that 55% corporate tax is applicable and the face value of the shares is 100 each. पहले आपको बता दें indifference point में हम लोग क्या निकालते हैं और होता क्या है। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट कितने का बोल रहा है? 30 लाख का, है ना। अभी आप लोग सम्स किए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसमें भी हमने आपको बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी बताया, एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने चीजों का इन्वेस्टमेंट हो सकता है? 5, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, डिवेंचर, लोन हो सकता है। तो जब हम लोगों को 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो उस 30 लाख में तो हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं 10 लाख का इक्विटी रखें, 10 लाख का प्रेफरेंस, 10 लाख का डेब्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो थॉट अप्लाई किया गया कि हमने ये सोचा कि 10 लाख का इक्विटी रखेंगे, 10 लाख का डेब्ट और 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर, कोई जरूरी ना हो कि कंपनी के लिए ये सुविधाजनक हो कि वो आराम से ये लगा दे। तो एक दूसरा प्लान भी तैयार कर सकते हैं कि 20 लाख का इक्विटी लगा दें और 10 लाख का डेब्ट, तो भी तो 30 लाख हो जाएगा। या ऐसा भी तो कर सकते हैं 15 लाख का इक्विटी लगा दें, 15 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स। समझ रहे मेरी बात? तो एक फाइनेंशियल मैनेजर अलग अलग प्लान अपने कंपनी के पास रख रहा है। कंपनी तो उससे पूछेगी कि हम अगर अलग अलग प्लान यूज करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर तो चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला प्लान जो तुम बताए उसमें तो हमारा अर्निंग अलग रहेगा, और अगर फर्स्ट वाला प्लान हम लोग यूज नहीं कर पाए, सेकंड वाला किए, तो हो सकता है उसमें मेरा अर्निंग अलग हो जाए। तो फिर सेकंड वाले प्लान का क्या फायदा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? डिफरेंट प्लान बनाता है, लेकिन वो प्लान ऐसा बनाता है जिसमें अर्निंग के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको 2 प्लान बताया, 2 प्लान, और वो प्लान देखो नीचे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, उसी का एग्जांपल लेते। पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है जिसमें मेंशन किया आइदर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख, मतलब 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो 30 लाख का आप क्या लगा दो? इक्विटी शेयर, हो गया इन्वेस्टमेंट। और फिर दूसरा प्लान इसी में बता रहा और करके 15 लाख का डिवेंचर ₹15 लाख होगा। ठीक है, तो लिखा है ना 15 लाख डिवेंचर, वो ₹15 लाख होगा। ₹15 लाख डिवेंचर, 10% ऑफ 100 ईच, और एंड
15 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट वाले केस में देख रहे हो 2 प्लान है। पहला प्लान क्या बोला, 30 लाख का इक्विटी लगा दो, हो गया। और दूसरा प्लान क्या बोला, 15 लाख का इक्विटी लगाओ और 15 लाख का डेब्ट लगाओ, डिवेंचर, तो भी 30 लाख हो गया, हुआ। तो जो कंपनी है वो फिनेंशियल मैनेजर से क्या पूछ रही है कि अगर हम 2 अलग अलग प्लान लेंगे तो मेरे अर्निंग पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो फिनेंशियल मैनेजर क्या बोल रहा है कि नहीं, हमने पूरी एनालिसिस करके इन दोनों केसेस में देखा है कि इन दोनों में से जो सुविधा कंपनी को हो वो प्लान लेकर कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोनों ही केसेस में कंपनी का अर्निंग पर शेयर सेम रहेगा। समझ रहे हैं? इसी एनालिसिस को हम लोग नाम देते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसी एनालिसिस को कि 2 लेवल है, 2 प्लान है, दोनों प्लान पे हमारा अर्निंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और हमारा ईपीएस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस एनालिसिस को ही हम लोग नाम देते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। अब इसी को हमको पूरा प्रूफ करके इस सम्स में दिखाना होता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों लेवल पे ईबीआईटी निकालेंगे। ठीक है, दोनों लेवल पे ईबीआईटी निकालेंगे। अब एक बार कैलकुलेशन आप लोग मेरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, सही रहेगा। हमारे मटेरियल का ये क्वेश्चन नंबर कितना है अभी, 40। आप देखो ईपीएस, यही बात बोला गया ना कि दोनों लेवल पे हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होगा, सेम होगा, है ना। दोनों लेवल पे हमारा अर्निंग क्या होगा, सेम होगा। तो ईपीएस का फॉर्मूला यहां लिख रहे हैं, देखिएगा, E माइनस आई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी माइनस पी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, किसी के दिमाग में आ सकता है, देखो बाबू आगे देखे न पुरोटा ए तो ताड़ाताड़ी किसेर ठीक तो लास्ट क्लासे बोले छे। ईपीएस का फॉर्मूला हम लिखें, अगर आप समझदार होते, पढ़े हुए होते पहले का चीज, आपके दिमाग में तुरंत क्वेरी आता कि ईपीएस का फॉर्मूला तो पहले दूसरा लिखवाए थे। ईपीएस का फॉर्मूला लिखवाए थे ईएईएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये लिखा हुआ था। तो आपका दिमाग सोचने में नहीं लग रहा है, लिखने में लग जा रहा है। ईपीएस का क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग पहले, ईएईएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी वही लिखा हुआ है, बस उसका रूप बदल दिया गया है। देखो ध्यान से, ऊपर ईएईएस है और नीचे नंबर ऑफ शेयर्स ही है। पूरा लिख के दिखाते हैं, देखिए वेयर, तब क्लियर होगा। ई का मतलब है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप बोलते हो ईबीआईटी बोलते हो। आई का मतलब है हमारा इंटरेस्ट, तो जब आप ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, ईबीटी। टी का मतलब है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, अब ईबीटी से जब तुम टैक्स माइनस कर देते हो तो क्या मिलता है, ईएटी मिलता है ना। और ईएटी से आप क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। ईएटी से जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ईएईएस, और ईएईएस को डिवाइड करते थे किससे, नंबर ऑफ शेयर्स। एन का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स। आए बाबू दिक्कत हो रहा है आपको बहुत ज्यादा, है प्रॉब्लम है, ओके बोल दीजिए, हम लोग 1 मिनट मैनेज कर लेंगे, नहीं ना, ओके। क्योंकि अब हम जैसे लिख रहे हैं तुम उधर मच मच कर रहे हो तो प्रॉब्लम है ना, डाइवर्ट हो जाएगा माइंड। ओके देखिए, ये ईपीएस का फॉर्मूला वही है, बस रूप क्या है बदल दिया गया है। और हमने क्या कहा आपको कि दोनों प्लान में
फिनेंशियल मैनेजर क्या बोल रहा है कि हमारा ईपीएस सेम रहेगा। इसका मतलब पहला वाला जो बोला है कि 30 लाख का इक्विटी लगाओ, और दूसरा वाला जिसमें बोला है कि 15 लाख का इक्विटी और 15 लाख का डेप्ट लगाओ, दोनों केस में ईपीएस क्या होगा, बराबर, है ना। अब उसको हम लोग लेते हैं पहला वाला केस बोलना, ईपीएस का ये फॉर्मूला के हिसाब से ई लेंगे। हम अभी फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। माइनस आई है क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, जब आपका 30 लाख का पूरा इक्विटी ही लगा है तो डेप्ट तो है ही नहीं है, और जब डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। 1 माइनस टी 55% दिया है, तो 1 के साथ जब लेंगे तो 0.55 करके लेंगे। माइनस पी प्रेफरेंस शेयर है, नहीं, तो नील ही रहेगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 30,000। कैसे, 30 लाख का इक्विटी लगा रहा है और एक शेयर का दाम दिया था 100 रुपया, 30 लाख को 100 से डिवाइड करोगे 30,000 शेयर से, तो ये फर्स्ट वाले केस का ईपीएस है, ठीक है। अब ये बराबर होगा सेकंड वाले केस का, है ना। अब सेकंड वाले केस में बोलो, ई रहेगा हमारा माइनस, उसमें डेप्ट है ना 15 लाख का, और 15 लाख का 10% रेट भी दिया है, तो 15 लाख का 10% कितना होगा, 1.5 लाख इंटरेस्ट होगा। 1 माइनस टैक्स, और प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें भी नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या रहेगा, नील, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा इसमें, 15,000। कैसे, 15 लाख का इक्विटी लगा रहा है ना इस केस में, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो शेयर्स इस केस में कितना रहेगा, 15। देखा। अब ये दोनों लेवल को लिखकर आपको इसमें फाइंड आउट कर देना ई का मतलब ईवीआईटी, ईवीआईटी मिलेगा, ये हमारा पहला स्टेप है इस कैलकुलेशन का। चलिए निकालते हैं, इधर का बताओ, कैलकुलेशन अब है मैथमेटिकल। 1 माइनस 0.55 करोगे तो 0.45 आएगा, 0.45 का ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.45 ई, है ना, क्लियर है। डिवाइडेड बाई, या हम लोग डायरेक्ट अगर कर दें, अगर आप समझ रहे होगे तो इसको तो हम लोग नीचे नीचे कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो 15 1 रहेगा और ये 2, इस 2 का आप चाहो तो ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग है तो, और अदरवाइज क्या करते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए। ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, ये तो यही आएगा 0.45 ई माइनस 0.45 इंटू 1,50,000 करेंगे, कितना आएगा, 67,500, है ना। और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 था, यहाँ डिवाइडेड बाई 1 रहेगा, क्लियर है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका 2 से करें तो कितना आएगा, ये 0.9 ई माइनस 1,35,000 इक्वल टू 0.45 ई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ई को एक साइड में ले लो, 0.90 ई माइनस 0.45 ई, है ना, प्लस की चीज उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, इक्वल टू 1,35,000 और 0.45 ई इक्वल्स टू 1,35,000, देयरफॉर ई इक्वल्स टू 1,35,000 डिवाइडेड बाई 0.45, ई का वैल्यू आ गया कितना, 3 लाख, तो हम लोगों को ईबीआईटी मिल गया कितना, 3 लाख का, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा कैलकुलेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ ये दिखाया कि इन डिफरेंस पॉइंट में दोनों ही प्लान में हमारा ईपीएस सेम होता है, तो हमको तो वो ईपीएस सेम करके भी दिखाना होगा। इसमें ईपीएस कहाँ निकला, इसमें तो ईवीआईटी निकला, ईवीआईटी दोनों केस में कितना रहेगा, 3 लाख का, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे दोनों केसेस में
मेरा ईपीएस सेम होना चाहिए। तो ईपीएस निकालने के लिए हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हम लोग एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर्स केस 1 केस 2 लिखिएगा मत, कैलकुलेशन पहले बताइएगा। ये चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ईबीआईटी से स्टार्ट करें। इनकम स्टेटमेंट आप लोगों को दिमाग में होगा। ईबीआईटी दोनों केसेस में हम लोग कितना लेंगे, 3 लाख, जो हम लोगों का निकला। ईबीआईटी से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। तो पहले केस में तो डेब्ट है ही नहीं है, 30 लाख का इक्विटी था। दूसरे केस में 15 लाख का डेब्ट था ना। 15 लाख का 10% रेट दिया था, कितना आएगा, 1.5 लाख। इसको क्या बोलेंगे, ईबीटी। ईबीटी से लेस क्या करेंगे, एट द रेट 55%। ये 55% ईबीटी पे लोग है, तो 165 पहले का आ रहा है और दूसरे का 82,500 माइनस करके 67,500। इसको क्या नाम दोगे, ईएटी। इसमें लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। दोनों केसेस में प्रेफरेंस शेयर था, नहीं था। अगर वो मान लो बोल देता कि किसी एक केस में 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर भी है, तो उसका डिविडेंड निकाल कर यहां पर माइनस करना पड़ता। समझ रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों ही केसेस में नहीं था। तो 1,35,000 और 67,500, इसको क्या नाम देते थे हम लोग, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और ईपीएस का फॉर्मूला जो आपको शुरू में दिया गया था वो यही था ना, ईएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट वाले केस में 1,35,000 डिवाइडेड बाय कितना शेयर्स है, 30,000। ध्यान में है ना, फर्स्ट केस में तो 30 लाख का इक्विटी था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 30,000। और सेकेंड केस में 15 लाख का इक्विटी था, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 15,000। ये शेयर्स है। पहले वाले का आएगा 4.5 और दूसरे वाले का भी आना चाहिए 4.5। समझ रहे हैं, ये चीज ही हम लोगों को इसमें प्रूफ करना होता है। अगर ये दोनों सेम नहीं आया तो मिस्टेक कहीं हुई होगी कैलकुलेशन में, तो आप लोग फिर से एक बार चेक करोगे। हाँ, और बहुत सारा ऐसा भी बच्चा लोग रहता है तो चेक नहीं करता एग्जाम में, दोनों सेम लिख देता है, सोचता है कि सेम ही तो आएगा, लेकिन चेक करके लिखिएगा। नहीं तो आप ऐसे अगर लिख देते हैं, सोचते हैं कि एग्जामिनर नहीं पकड़ेगा, तो फिगर देखकर ही पकड़ लेता है कि दोनों सेम नहीं आ रहा है। अभी आप लोग इसको एक बार पूरा लिख लो, कोई डाउट हो फिर से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और एक और बात लास्ट, इसके नीचे एक पॉइंट है, आप देखोगे इसमें और भी इसी तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। जैसे दूसरा नंबर मैं पढ़ के बताता हूं, देखिएगा, इसको आप कीजिएगा। दूसरे नंबर में क्या बोला है पता है, आइदर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख, मतलब पहला केस इसमें कितना बताया, 30 लाख, और दूसरे केसेस में 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 लाख। दिखा, 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, तो अभी देखो जब प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख का 12%, तो 1,20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाएगा। अब देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, तो यहाँ जो आप नील नील लिख रहे थे वहां पर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 दिखाना होगा, दिख रहा है। और जब आप चेक करोगे तो यहां पर भी आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। और इस केस की पूरी लाइन क्या है, पीछे दी हुई है, आइदर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख और 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 लाख एंड
पीछे लाइन क्या दिया हुआ है, ₹20 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 30 लाख का है ना, तो सेकंड केस में 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है और 20 लाख का इक्विटी शेयर है, मिलाकर 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, थॉट पूरा यही रहेगा, बस प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आगे। ओके, थैंक यू।